हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर का जो कि एमपीपीएससी 2020 में कंडक्ट होता है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। उस पर आधारित ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका ये 29th पार्ट है। और अगले 25 क्वेश्चंस में इसमें कवर करने जा रहा हूँ, जो कि पूरा डीप एनालिसिस के साथ में हर क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ध्यान रहे, लाइक बटन प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ये ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सभी वीडियोस लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 29th वीडियो अगले 25 क्वेश्चंस डीप एनालिसिस के साथ में। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया। निम्न में से किससे जानकारी साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक से दूसरे को कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर्वर, नेटवर्क, राउटर या फिर क्लाइंट? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? अगर एक ही कमरे के अंदर में, ठीक है ना, एक दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं LAN, शॉर्ट फॉर्म होता है LAN, लैन। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। किस प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? B2B, B2E, C2C या फिर B2C? ई कॉमर्स कंपनी के बीच में क्या स्थापित होता है? तो वो होता है B2B। ठीक है ना, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ये मार्किंग होती है ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में। ठीक है ना, तो इसके द्वारा यहाँ पर दो कंपनियों के बीच में बिजनेस स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है ई कॉमर्स में, जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट, जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के साथ में टाई अप करती है, जो कि ई कॉमर्स की होती है, और अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कंपनी में सेल आउट करने के लिए प्रमोट करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया, और यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2005, वर्ष 2002, वर्ष 2005, वर्ष 2007 या फिर 2009? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वर्ष 2005 में इसको पारित किया गया था। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कौन सा सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसको बोलते हैं वर्ष 2005। ठीक है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के नाम से जानते हैं। और ये केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के लिए इसका किया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना, इसका जो संबंध है वो किससे है? आतंकवाद रोधी बल से, भ्रष्टाचार नियंत्रक संस्था से, आंतरिक सुरक्षा बल या फिर केंद्रीय राज्य संबंध हेतु संस्था से? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भ्रष्टाचार नियंत्रक संस्था से इसका संबंध है। और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और कब किया गया था? ये हुआ था 1964 में। ठीक है ना, और इसके लिए जो सिफारिश की थी वो समिति का नाम क्या है ये भी बहुत जरूरी है। उसका नाम है संथानम समिति। ठीक है ना, संथानम। ठीक है ना, इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। और ये सिफारिश 1962 से लेके 1964 के बीच में इस आयोग के बारे में पूरी सिफारिश तैयार की गई और सिफारिश की गई थी। ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष में। ये जरूर ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है ना, उटकमांड, दोद्दा बेटा, अन्नामुड़ी या फिर महाबलेश्वर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर?
अन्ना मलाई या फिर अन्ना मुड़ी बोलते हैं उसको। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, ठीक है ना। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अन्नामुलई, ठीक है ना। ये जो पहाड़ी है ये भारतीय प्रायद्वीप, जो दक्षिणी प्रायद्वीप बोलते हैं जिसको, उस प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये, ठीक है ना। और ये जो पहाड़ी है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है दोदा बेटा, ठीक है ना। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। दूधा बेटा कहाँ पर है ये, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है ये दूधा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 2636 मीटर की है। ये सेकंड सबसे ऊंची पहाड़ी है भारतीय प्रायद्वीप की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, लेटराइट मृदा, डेल्टाइक मृदा, लाल मृदा या फिर काली कपास मृदा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है काली कपास मृदा को रेगुर मिट्टी कहते हैं, या फिर काली मिट्टी, जहाँ पर सबसे गहरी काली मिट्टी होती है वहीं पर कपास, कपास इसलिए जुड़ा है कि उसी मिट्टी पर कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो रेगुर मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी मालवा में, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक काली गहरी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे की कपास की खेती की जाती है। और सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है खरगोन, खरगोन है। और यहीं पर कपास अनुसंधान अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में इसके बाजू से लगा हुआ, क्योंकि ये है पश्चिमी निमाड़, इसके बाजू से लगा हुआ है खंडवा, उसमें भी कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर धार में भी किया जाता है जो कि पश्चिमी मालवा में ही आते हैं, और रतलाम, ठीक है, और झाबुआ। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी मालवा के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे की सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का कपास के उत्पादन में तीसरा स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरे स्थान पर आता है यह मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले स्थान पर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बाद में फिर दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा की सर्वाधिक उपयोग जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, जैविक मात्रा में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मा ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका सही विकल्प है सौर ऊर्जा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक जैविक मात्रा में उपयोग करने वाली ये ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न आ गया, पेरू की राजधानी है क्या, लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या फिर कराकस। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। और पेरू जो है ये दक्षिणी अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, साउथ, SOUTH, साउथ, ठीक है, ये नहीं, साउथ अमेरिका का ये देश है और इसकी राजधानी लीमा है। और यहाँ पर सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश है ये पेरू, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, निमाड़ी, टीकमगढ़, दतिया या फिर अनूपपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, तो इसका सही विकल्प है निवाड़ी, जो मध्य प्रदेश का 52वां सबसे नवीन जिला है, ठीक है। और ये किससे अलग होकर बनाया है, ये टीकमगढ़, जो टीकमगढ़ है इस जिले से इसको अलग विभाजित कर कर इसको बनाया। और ये कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 में ये मध्य प्रदेश का नया जिला घोषित किया गया। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका है 1318 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी जो आबादी है वो 1 लाख से भी कम है, ठीक है ना। सबसे कम आबादी वाला भी क्षेत्र है ये जिला है, सबसे कम क्षेत्र वाला भी जिला है और सबसे नया जिला भी है। और ये 3
से तहसीलों से मिलकर बना है। 3 तहसील कौन सी? एक तो ओरछा, दूसरी पृथ्वीपुर और तीसरी निवाड़ी स्वयं। ठीक है ना, ये 3 तहसीलों से मिलकर नया जिला निवाड़ी घोषित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पिछले प्रश्नों में भी मैंने इसके बारे में पूछा है आपसे। जेपी भट्ट, पीवी दीक्षित, एम हिदायतुल्ला या फिर विशंभर दयाल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है एम हिदायतुल्ला। ये मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है, उसके ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1954 से लेके 1958 तक। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1958 के बीच में रहा ये इनका कार्यकाल। और जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 शाखाएं भी हैं, कहाँ पर है? इंदौर में है और ग्वालियर में भी है। ठीक है ना, 2 शाखाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, आरबीआई की संस्तुति किस आधार पर बनाई गई थी? केंद्रीय बैंक जांच समिति के द्वारा, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन के आधार पर इसकी संस्तुति की थी और ये हुई थी 1934 में। जब ब्रिटिश राज था तभी आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। और ये स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। और रॉयल कमीशन बनाने के बाद में 1934 में इसकी अनुशंसा की गई थी। ठीक है ना, और उसके बाद में इसकी संस्तुति के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस। और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट, कंप्लीट कवरेज ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस विद पीडीएफ नोट्स आफ्टर ईच क्लासेस। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में।
आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28th February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है ना। और ये संविधान के जो आर्टिकल है, संविधान का अनुच्छेद 76, ठीक है ना, उसमें प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसको इंग्लिश में महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, जिसको कि राज्यसभा में बैठने का पूरी योग्यता होती है। और ये भारत की सरकार का जो विधि सलाहकार के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। मतलब उसमें जो कानून है तो कानून का ज्ञाता होता है ये, और विधि सलाहकार के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का मूल्य कर्तव्य है? पड़ोसी देशों के लोगों से मैत्रीपूर्ण सहायता या फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत के इतिहास के विषय में आधिकारिक जानना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी वाला, ठीक है ना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। और ये संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है ना, उसके अनुसार ये हुआ है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1976 में जो संशोधन हुआ और उसमें इसको जो मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है ना, मूल कर्तव्य जिसे बोलते हैं, मौलिक अधिकार जो थे, ठीक है ना, उसमें इसको जोड़ा गया, ठीक है। जो संविधान के मौलिक अधिकार तो संविधान में इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। और इसे कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ रूस के संविधान से इसको लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण मानसून के कारण, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा? तो वो है दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जो कि अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर के क्षेत्र से आता है मानसून, उससे सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। और मध्य प्रदेश राज्य की अगर एवरेज वर्षा, औसत वर्षा देखी जाए तो वो है 112 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है, जो कि होशंगाबाद की तहसील है, यहाँ पे की 200 सेंटीमीटर के आसपास सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच में राजस्व वितरण करने के लिए उत्तरदायी है? योजना आयोग, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है यही केंद्र और राज्य में जो राजस्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। और इसके बारे में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280 के अनुसार, ठीक है ना, इसका प्रावधान है, ठीक है। ये भी जरूर याद रखिएगा जितने भी मैं अनुच्छेद 7 में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए गए थे। और सबसे पहले सर्वप्रथम, ठीक है ना, यहाँ पर जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश में वो
62 में पंचायत का गठन हो गया था। देन उसके बाद में यहाँ पर पंचायत के पहली बार चुनाव हुए थे, वो हुए थे 1971 में, 1971 में त्रिस्तरीय पंचायत तथा ठीक है ना नगर पालिकाओं के चुनाव जो है वो कौन करवाता है? वो करवाता है निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके पास में इसकी सारी व्यवस्था होती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये जरूर ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पास में होती है, ना कि निर्वाचन आयोग जो कि केंद्र का होता है। तो इसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग संभालता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस निदेशक या फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है पुलिस महानिदेशक, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी की पोस्ट है। ठीक है ना, ये पद है और इस पद का जो सृजन हुआ था ये हुआ था 1982 में। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस के जो पहले महानिदेशक थे वो कौन थे? वो थे बीपी दुबे, श्री बीपी दुबे। ठीक है, ये थे पहले पुलिस महानिदेशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल मनुष्यों के निवास का प्रमाण नहीं मिलता है? उज्जैन, रायसेन, सिगुनपुर, आदमगढ़? तो इसमें से कहां पर है मध्य प्रदेश में यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक मनुष्यों के निवास का प्रमाण नहीं मिला है? तो वह है उज्जैन। मध्य प्रदेश की जो उज्जैन जिला है यहाँ पर प्रागैतिहासिक मनुष्यों के निवास का स्थान नहीं मिला है। बाकी रायसेन, सेगनपुर और आदमगढ़ यहाँ पर उनकी गुफाएं का प्रमाण मिला है। रायसेन में जैसे कि भीमबेटका हुआ, आदमगढ़ की गुफाएं हैं। ठीक है ना, ये सभी क्षेत्रों में ठीक है ना प्रागैतिहासिक मनुष्यों के निवास के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उज्जैन में इसका प्रमाण नहीं मिला है। अगला प्रश्न आ गया, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक के द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा सांची में ठीक है ना ये स्तूप है, इनका निर्माण करवाया गया था। और ये सांची जो तहसील है ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के जो 3 प्रमुख हैं जो अभी तक शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? भीमबेटका, खजुराहो और सांची। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले खजुराहो को शामिल किया गया था 1986 में। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर जो आए और उसके बाद में सांची को किया गया था 1989 में, और 2003 में भीमबेटका को किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला खजुराहो, ठीक है ना, खजुराहो, फिर उसके बाद में फिर सांची, फिर भीमबेटका। ठीक है ना, भीमबेटका कहाँ पर है? ये भी रायसेन में है। ठीक है ना, यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं गुफाओं के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सल्तनत काल में किस शासक ने मध्य प्रदेश के मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता था तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इसको जीता, मांडू को। ठीक है ना, ग्वालियर को भी जीता, साथ में मालवा को भी जीता, और उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें भी लूटपाट की थी। और इसका जो कार्यकाल था वो क्या था? 1211 से लेकर ठीक है ना 1236 के बीच में ये दिल्ली सल्तनत में इसने राज किया और उसकी गद्दी पर सुल्तान बन के बैठा था। और ये किसका था? गुलाम वंश का। ठीक है ना, किस वंश का था ये? गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश की शुरुआत कब से हुई थी? 1206 से। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा था दिल्ली की गद्दी पर। सबसे पहला वंश था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना गुलाम वंश से ही शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 1923 में मध्य प्रदेश के किस जिले में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किया गया था? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या फिर इंदौर? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है जबलपुर। जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह का की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, और इस झंडा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ठीक है ना, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ये झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, सुरेती
लोक चित्रकला राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या फिर बघेलखंड? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बुंदेलखंड। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से ये संबंधित लोक चित्रकला है जिसका नाम है सोरैती। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में बुंदेली या बुंदेलखंडी बोली किस स्थान पर बोली जाती है? रीवा, सागर, इंदौर या फिर भोपाल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सागर। सागर में बुंदेली या बुंदेलखंडी जो बोली है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी का जो विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी या फिर लखनऊ? तो इसमें से जो सही विकल्प है जो कि केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का, तो वो था आगरा। आगरा से इसकी क्रांति की कोई शुरुआत नहीं हुई थी। बाकी के ये तीनों शहर, ठीक है ना, आगरा, झांसी, लखनऊ, ये 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख केंद्र का हिस्सा रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने जो अध्यक्षता का कार्यभार संभाला था ये मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था 1946 में, मेरठ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता संभाली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस। कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक एमपीपीएससी तैयारी करने वाले परीक्षार्थी इसको देख पाएं। और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल का जो रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर रहूंगा कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।